बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं, और जो खैरियत से नहीं हैं थोड़े बीमार पड़े हुए क्योंकि मौसम ऐसा है, तो दुआ है उनके लिए, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। और गुजारिश है कि मेरे लिए भी थोड़ी दुआ कर दीजिएगा क्योंकि मौसम ऐसा है, आजकल मुख्तलिफ बीमारियाँ लग रही हैं। हर तरफ आप देखते हैं आपके घर में या तो किसी को डायरिया हो रहा है, या फिर किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है, या फिर नज़ला ज़ुकाम बुखार। तो दुआ यही है अल्लाह ताला सबको सेहत दे। और एक खूबसूरत बात के साथ हस्बे रिवायत इस शो का आगाज़ करेंगे कि हासिल और ला हासिल के दायरे में सब घूम रहे हैं, और जो हमें हासिल होता है उसकी हम बेकदरी करते हैं, जो ला हासिल होता है उसकी हसरत रखते हैं। तो ज़रूरत हमें यह है कि जो हासिल है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ और देखते हैं कि हमारी आज की फ़र्स्ट स्टोरी क्या है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का समनाबाद का दौरा, समनाबाद अंडरपास का इफ्तिताह किया। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी 3.5 पर डाल दिए गए। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग, 25 साल पुराने दोस्त का परवेज इलाही को रिश्वत देने का बयान। तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज और इनको डिस्कस करेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स। हमारे साथ हैं आमिर रजा और अली साही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज की जो अच्छी खबर है जिस दिन का आगाज़ हुआ है वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समनाबाद का दौरा किया है और समनाबाद अंडरपास का फाइनली इफ्तिताह कर दिया गया है। जो डेडलाइन दी गई थी आमिर भाई, उससे पहले इफ्तिताह कर दिया गया है। अवाम के लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है अंडरपास। बड़ी अच्छी बात है और मैं खुशी है। मैं हमेशा इस पे तनकीद करता रहा हूँ कि कमिश्नर को सवाए समनाबाद अंडरपास के और कुछ लाहौर शहर में नज़र नहीं आता। लेकिन जिस तरह से तेज़ी से साथ काम मुकम्मल किया गया। आज सुबह में जब वो अंडरपास के ऊपर से गुजरा हूँ तो छोटे छोटे गमले पड़े थे जिन पर वो कुआर गंदल के पौधे लगे हुए थे। तो नहीं प्लांट्स और गमले खैर छोटे वो उठा लिए जाएंगे। प्लांट्स अच्छा, ये भी कहा जा रहा है ना कि 78 कीमती दरख्तों को भी बचाया गया क्योंकि रीप्लान किया गया, रीडिजाइन किया गया। वज़ीर आला की जानिब से मैं एक चीज़ बताऊं, हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए दरख्तों को हटाना भी पड़ता है। मुझे याद है किनाल रोड पर एक केस हुआ था कि जी यहाँ पे अंडरपास ना बने क्योंकि दरख्त काटे जाएंगे, पुराने थे वहाँ पे, और वो पुराने दरख्त काटे जाएंगे। तो कोर्ट ने उस पर स्टे दिए रखा कितना अर्सा। लेकिन मुझे आज तक चीज़ समझ नहीं आई कि जज साहब ने ये नहीं पूछा उनसे कि अगर ये दरख्त ना काटेंगे और अंडरपास ना बना तो फिर उसके बाद कितना नुकसान होएगा, क्योंकि जितना फ्यूल जलेगा, जितनी ट्रैफिक, अभी भी आप कनाल पे चले जाए तो आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिलती है। यानी अंडरपासेस के बावजूद वहाँ पे लाइनें शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में स्कूल टाइम में लाइनें लग जाती हैं। वो जो फ्यूल है वो जब जलता है तो वो माहौल को उससे ज़्यादा ख़राब करता है जिसमें एक दरख्त है। आप दरख्त ज़रूर लगाएं, मैं इसके हक में हूँ। अभी भी लाहौर शहर में गवर्नमेंट्स की इतनी जगह है कि वहाँ लाखों दरख्त लग सकते हैं, सरकारी जगह। यानी आप सिर्फ ड्रेनेज के साथ साथ नालों के साथ साथ ही दरख्त लगा देना तो ये लाखों की तादाद में दरख्त होंगे, और ये दरख्त लगाने बड़े ज़रूरी हैं। बहुत अच्छी जगह है मुल्तान रोड पे, ये समनाबाद अंडरपास बन गया। यहाँ का ट्रैफिक एजल, अल्लाह करे कि मुल्तान रोड के जो बाकी सिग्नल्स हैं उनको भी सिग्नल फ्री करने के लिए यू टर्न बन जाए। यहाँ पे यू टर्न भी बन जाता तो कोई इसमें फ़ायदा कम ना होता बल्कि ज़्यादा ही होता, पैसा भी बचता। लेकिन क्योंकि ये पिछले दौर में शुरू किया गया फिर उसको रोक दिया गया, चंद सियासी मफाद के लिए किया गया। डेडलाइन थी वो 30 सितंबर की दी गई थी, 2 महीने पहले ये खत्म किया गया। वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा किया कि इसको मुकम्मल कर दिया। लेकिन अब इसके बाद मुल्तान रोड की जो बाकी स्कीमें इस वक्त भी ऑन गोइंग हैं उन पर भी अगर तवज्जो दे दें, और जो उसके सिग्नल्स हैं जैसे मंसूरा के पास सिग्नल है और वो बहुत लंबी लाइनें लगती है शाम में, तो वहाँ पे आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक तरफ से वादद रोड आ रही है, दूसरी तरफ मुल्तान रोड, वो आसानी के साथ सिग्नल फ्री हो सकता है। उसको सिग्नल फ्री करना चाहें तो वो आसानी से हो जाता है। जिस तरह से अभी आपका पीको रोड कर दिया सिग्नल फ्री, जिस तरह से आपका फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री है, उस मुल्तान रोड को भी अगर सिग्नल फ्री कर दिया जाए तो ये लाहौरियों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा होगा। निगरान वज़ीर आला का खुशी इस बात की है कि ये स्पीड जो है इसके मोहतरफ तो आपके वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर आज़म भी कहते हैं मोहसिन नकवी। इसमें तो कोई शक नहीं ना अमर भाई, वो देखें रात को भी 2-3 जगह पे विजिट किया है। और जो बंदा फोकस करता है बजाय इस बात के किसी चीज़ का लालच नहीं है, काम तब बेहतर होता है जब उसमें लालच नहीं होता। जो सियासी लोग होते हैं उनके पता नहीं क्या मसाइल होते हैं, क्या मजबूरियाँ होती हैं,
या वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते, या उनके पास टाइम नहीं होता, या वो पब्लिक को इस तरह फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। हाँ, उनकी मजबूरी ही कोई होती है, ठेकेदार उनके अपने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपने देखे ना, बहुत सारे जो तमीराती मंसूबे हैं जब वो मुकम्मल हो जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जब सामने आती हैं कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, वक्त के मुताबिक इसको मुकम्मल नहीं किया गया, तो फिर चीज़ें सामने आती हैं कि ये फ़लाँ का फ़लाँ रिश्तेदार था, फ़लाँ का फ़लाँ रिश्तेदार था, फ़लाँ जगह से सीमेंट लिया गया, फ़लाँ जगह से सरिया लिया गया। तो जब इस तरह की कबाहतें सामने आएंगी तो इसमें कोई ना कोई तो मुलवस होता है। तो अगर आला हुकाम की फ़ोकस हो सिर्फ काम पे और काम करवाने पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ठेकेदार जो है वो फटी मार सकता है। जिस तरह सीएम साहब ने जितनी आन गोइंग स्कीमें थी जब वो यहाँ पे आए, और वो लिबर्टी में जो ये एक एग्जांपल है आने वाले जो भी यहाँ पे उनके लिए बहुत एक बड़ी एग्जांपल सेट कर दी गई है कि जब एक काम आपने मुकम्मल करवाना कोशिश की जाती है तो वो डेडलाइन से पहले भी मुकम्मल हो सकता है। यानी मैं आपको बताऊं कि सीएम साहब के परसों जब कैंप जेल का दौरा किया तो मैं ऑफिस में बताया, मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि सुपरिटेंडेंट ने बाद में मुझे बताया कि जब वो मेरे दफ्तर के करीब पहुंचे तब मुझे पता चला है कि सीएम साहब जो है वो जेल आ चुके हैं। और काफ़ी सर्जलिश भी की है, जो कैदियों को जो सहूलतें नहीं मिली हुई थी। वैसे तो कैदियों को सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये देखे ना, मैं क्या जेल की बीट करता हूँ, आमिर भाई को ये लगता है ठीक है जो बंदा जेल के अंदर है उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए। सीएम साहब की बात ठीक है कि बैरक में बहुत ज़्यादा रश है, कॉल्स वक्त पे नहीं करवाई जाती है, ये मसले लेकिन उसकी एक और भी मसला है कि बूथ वहाँ पे कम है। तो ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उनका काम था कि पीसीओ बूथ ज्यादा बनाते हैं। उन्होंने पीसीओ बूथ को इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा हमें भाई आप बात मुकम्मल कर लें, सुनता लें। लेकिन साई साहब प्लीज, ये इंसान है। मैं तो उस दिन मंगल वाले दिन जू की बात हो रही थी तो मैंने कहा था जानवरों के भी हुकूक होते हैं। तो ये जिस तरह से उनको ठूसा गया है और उसी बैरक के अंदर उनका वॉशरूम ओपन होता है, ओपन होता है। एक बैरक में मैं सारी बैरक्स में गया हूँ, मैं सेल्स में भी गया हूँ, मैं कम उम्र बच्चों की वार्ड में भी गया हूँ, पीसीओ भी देखे हैं। आमिर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं कि इंसान है लेकिन वो हैवान नुमा इंसान है। उसमें 70% तो ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ वहाँ पे फैसिलिटेट होने के लिए जाते हैं, यानी वो अपनी इनिंग्स खेलते हैं, उसके बाद जेल जाते हैं, साल सवा साल रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर नया ग्रुप लेके आते हैं और फिर नया काम शुरू करते हैं। क्योंकि वहाँ पे खाना पीना अच्छा है, खाना वहाँ पे फ्री रिहाइश मिल रही है, अच्छी दरसगाह है। उनके कहने का मतलब है कि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो उन्होंने रखना होता है। डेली चिकन मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, चाय मिलनी है, पराठा मिलना है। जितनी गुर्बत यहाँ पे बढ़ गई है तो लोग जेल जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ तो रोटी मिलनी नहीं है। वीडियो कॉल की सहूलत भी मिल गई है। देखें वो 1500 बंदे की जेल है, वहाँ पे 4900 जो है वो लोग। हाँ ये तो बात है। तो 4900 लोगों को 300 गुना से ज़्यादा 350 गुना लोग हैं, तो फिर आप किस तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे? मसला ये है नई जेलों की ज़रूरत है, नई जेलों की ज़रूरत है, बैरक्स की ज़रूरत है, वहाँ पे पीसीओ बढ़ाए जाने चाहिए। वेटिंग शेड में जाके देखें ना, इतना सा वेटिंग शेड है और रोज़ाना 1000 बंदे की मुलाकात के लिए लोगों ने आना है। तो जब लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम आपके बंदे बिठाने की जगह 300, तो लोग आते हैं 1500। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह पे सीएम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किया है, उनको कहा है कि भाई हर बैरक में मतलब कोई ऐसा हमने वो शोभा नहीं देख लिया जहाँ पे वो ना पहुंचे हो, जिस बारे में सोचा ना गया हो। और जैसा कि इस मंसूबे को भी समनाबाद अंडरपास की हम बात कर रहे थे कि रीडिज़ाइन किया गया और ख्याल रखा गया, चले ठीक है दरख्तों का भी नए प्लांट भी लगाए गए। हमारे भाई आपका कौन सा मंसूबा जो रुका हुआ है? रुका नहीं हुआ, कचरे की चाल पे है। मैं तो कह रहा था अमर भाई ने वो जिक्र। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना दूं, वैसे छोटा सा लतीफ़ा ही है कि एक बादशाह सलामत बने, नए बादशाह, तो उन्होंने कहा जी कैदियों को रहा कर दिया जाए। तो कैदी आए, उन्होंने किसी ने कहा जी मैं साल से कैद था, किसी ने कहा मैं 6 माह से कैद था। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी कि मैं आपके दादा के वक्त का कैद था। उन्हें कहा इसनू ना छड्डो, ये साढ़े दादे की निशानी है। तो खारक नाले वाला जो है ना वो बजदार साहब की निशानी है, उसको मुकम्मल नहीं करता। कोई प्रोग्राम है नहीं जिसमें आपने याद दिलाया, मैंने कहा है कि मुल्तान रोड पे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, खुदारा कमिश्नर साहब से कहें वहाँ पे भी चक्कर लगा ले। और मुल्तान रोड जिस तरह से ख़राब है, निगरान वज़ीर आला के ड्राइवर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो किसी खड्डे को बचा कर न जाएंगे। मुल्तान रोड पे कभी उनका जाना हो तो हर खड्डा फिर उनको दिखाएं कि ये कैसा है। जिस तरह आपने सुबह से प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात, फिर वो सालगिरह दिखाती, जब भी हमारे भाई और आएंगे तो खाड़े नाले की बात जरूर। अच्छा, मुझे ये तो आमी फलाह का काम है, मेरा इसमें क्या काम है? हमारा काम क्या है? हम जब निकलते हैं तो मैंने आपको बताया कि समनाबाद में मैंने वो गमले देखे छोटे छोटे,
मैं चीज़ों को देखता हुआ निकलता हूँ, क्योंकि हम ड्राइविंग करते हैं, जिस इलाके से निकलते हैं आपको वहाँ के मसाइल भी देखने चाहिए। तो 1 साल से वो ऑनगोइंग, वो दादा के वक्त का है प्रोजेक्ट, तो इसलिए उसको मेरा ख्याल इस पे भी काम किया जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे काम हो रहा है, तो अस्पतालों की तरफ आ जाते हैं। एक और खबर है कि मेयो अस्पताल की अपग्रेडेशन का प्लान तैयार कर लिया गया है और जो सहूलियात हैं उनको बेहतर किया जाएगा। जो नर्सिस की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी, जो बेड्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। बहुत बड़ा मसला था ये कि नर्सिस जो हैं उनकी कमी यहाँ पर होना। कल भी एक वाक़या वैसे हुआ, जैसा कि PIC में हमने देखा कि इलाज मुआवजा बंद है, तो अपग्रेडेशन के नाम पे वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर्स थे उनको बंद किया गया। 1 डज़न से ज़्यादा एक दिन में वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन 3 दिन से वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहे। दिल के मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, 3-3, 4-4 महीने का आपको पता है वक्त दिया जाता है। और इसी तरह अब यहाँ पे यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, तज़ीन और आयश का काम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ना प्लानिंग नहीं की जाती है कि वो जो मरीज़ हैं उनको कोई मुतबादल इंतज़ाम पहले उनके साथ जो है वो उनके लिए रखा जाए ताकि उनको मसला ना हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला जो हैं, कतई नज़र इसके कि वो उनका मीडिया से तल्लक है और हमारे साथ तल्लक है, तो इससे कतई नज़र जितना हॉस्पिटल्स पर उन्होंने फोकस किया है, अल्लाह करता कि ये पिछले 10-15 साल 20 साल जितने हुक्मरान आए हैं अगर ये कर कम से कम जो इस बात पे दावेदार थे कि हम हेल्थ को फोकस करेंगे, वो तो ये थे ना जो तब्दीली लेने आए थे, देने आए थे, पता नहीं क्या करने आए थे। अच्छा, वो वसीम अकरम प्लस वगैरह जो वो अगर इस तरह से ज़रा सी तवज्जो देते, ये ज़रा सी तवज्जो है, ये ज़्यादा तवज्जो नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक PIC जो है वो अब बाकी शहरों में भी बनने चाहिए, दीगर शहर हैं, ताकि वहाँ के मरीज़ ना आए। अच्छा हॉस्पिटल कसूर में भी होना चाहिए, क्या कसूर के बंदे को यहाँ आना पड़े। अच्छा जनरल हॉस्पिटल, वो कहते हैं जी जरा मरदा पे उनके अंदर लाहौर ले जा। बिल्कुल अच्छे हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। और मैं बहुत लोड है इस बात को निगरान वज़ीर आला जहाँ गए, ननकाना गए हॉस्पिटल में गए, कसूर गए हॉस्पिटल में गए, मुल्तान गए हॉस्पिटल में गए, बहालपुर गए हॉस्पिटल में गए, रहीम यार खान, DG खान, दूर दराज इलाके जहाँ उनको मौका मिला वो चाहे आधे घंटे के लिए गए या 3.5 घंटे के लिए गए, हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट किया। और ये इस तरह के अचानक विज़िट्स का नतीजा है कि आज उन्होंने कल जो डॉक्टर्स के साथ बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कि किसी को सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके जाए, जितनी बुरे हालात हैं, जितने बुरे हालात, सबसे इतना बड़ा हॉस्पिटल, बुरे हालात है, सेंटर ऑफ द सिटी, आपका पूरा अंदरून शहर, आपकी बड़ी आबादियाँ, गुलबर्ग, शादमान, गार्डन टाउन, थोड़ा रूरल एरियाज हैं उस साइड पे, वो भी सारे यहीं पे आते हैं, वही सारे यहीं पे आते हैं। इतना रश है और उसके बहुत वहाँ पे जो गंदगी है, वहाँ पे जो फैसिलिटी लेवल है, और जो डॉक्टर्स का, अब मैं माफिया नहीं कहूँगा, लेकिन डॉक्टर्स का जो ग्रुप है वो प्राइवेट काम करना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल्स में काम ही नहीं करना चाहते। अगर वो नहीं करना चाहते तो उनको थैंक यू वेरी मच बोलें, नए डॉक्टर्स को इंडक्ट करें, उन लोगों को लेके आए जो ड्यूटी टाइम पूरा करें। कल उन्होंने ये बात भी की और मैं इस पर बहुत खुश हुआ। चलें, हम पर भी प्रेशर था, अब डॉक्टर्स पे भी होएगा कि अपने घंटे पूरे करें। बात वही है ना कि तज़ीन और आयश यकीनन की जाने, अच्छी बात है, सोचा जा रहा है, इस बारे में स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उस इल प्लानिंग के साथ ही काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तज़ीन और आयश की जाती है, वो जो थिएटर्स है, ऑपरेशन थिएटर्स, उनको बंद कर दिया जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो तज़ीन और आयश तो अब हो ना हो, लेकिन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि मरीजों को मुश्किल ना हो, मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो लोग दूसरे शहरों से, क्योंकि जैसे जामिर भाई आपने बोला है कि लोड होता है, तो सारे जो इर्द गिर्द के शहर हैं, छोटे शहर हैं, लाहौर में इन अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में मौजूद होते हैं, कई महीने वेट कर रहे होते हैं दिल के ऑपरेशन का, लेट्स से कि 3-4 महीने के बाद बारी आती है, और उसके बाद जब आगे आएंगे तज़ीन और आयश हो रही होगी तो उनके लिए कोई मुतबादल इंतजाम नहीं किया जाता। खैर, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी रहा और गले में रोटियां डालकर आमिर भाई उन्होंने एहतजाज किया है और कह रहे हैं कि अगर बिल कैसे देंगे, बिजली के बिल दें, दूसरे बिल्स दें, बच्चों को खिलाएं, क्या करें, महंगाई से हर बंदा परेशान है, लेकिन इन एहतजाज तो हो जाते हैं पूरे शहर में, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं, रिदा मसला तो है, लोगों का मसला, इसको अगर कहें नहीं है, तो और लोगों का एक बड़ा मसला ये रिक्शा ड्राइवर भी है, ना इनके रिक्शों के डिज़ाइन ठीक हैं, ना इनकी लबो लहजा ठीक है, ना इनके पास लाइसेंसेस हैं, ना ये ट्रैफिक सेंस रखते हैं। ऐसा ही है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो ये रिक्शाज वाले कितना आपको बचना, आपको बचना है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे दफ्तर का कल एक लड़का था, वो मुझे फ़ोन करके कह रहा था कि मेरे वालदा के साथ डकैती हुई है, वो रिकवर करवा के दें। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहते हैं रिक्शे पे बैठी हैं, उसको उन्होंने कहा है कि माल्टाउन वाली साइड पे जाना है, तो इचरे ले गया, वहाँ जाके उसने बालियाँ उतरवा ली हैं, अंगूठी उतरवा ली है, हाँ जी, और उनका पर्स ले गया। हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए मैं फिर और ये छोटा वाकया है, एक बड़ा वाकया मैं आपको रिपोर्ट कर दूं। पिछले माह एक बच्चा अगवा हुआ था, बिल्कुल मैं वही इसका जिक्र करने लगा, साहिब साहब की स्टोरी थी। उसमें एक खातून और एक बहुत पुरानी स्टोरी भी थी जब दो बच्चियां भी वो उसमें इस खातून बेचारी को, माँ बेटी को, इस खातून को स्टेशन लेके जाना था और इसने चमड़ा मंडी ले जाकर रेप किया। रेप करने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ दिया। वो खातून बेचारी पिंडी चली गई। वो जो रिक्शे वाला था जो आपने बताया, वो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि उससे पहले जो मोटरवे वाला केस हुआ था। बिल्कुल। तो इस तरह के सैकड़ों वाक़यात होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मुझे अभी एक XDG हैं अकरम अशरफ गोंदा साहब के मैसेजेस आ रहे थे, इन पे बड़ा प्रेशर होता है। एक कार फेडरेशन बनी हुई है, यूनियन टाइप, पता नहीं क्या है, वो हर दफ़ा आ जाते हैं, कुछ भी हो ना, कोई रजिस्ट्रेशन के रेट बढ़े हैं, कोई नई चीज़ मुतारफ़ कराई जाए एक्साइज में, तो करते कुछ नहीं, प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद जब अंदर जाते हैं ना अफसरान के पास, तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर बना के चले जाते हैं। रक्षा यूनियन का मैंने ये देखा है कि एक दो एहतजाज करते हैं अलामती तौर पे, और वो जो इनके लीडरान हैं वो अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए, साख बरकरार रखने के लिए वो वहाँ पे खड़े होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। महंगाई तो हुई है, किराए बढ़े हैं 272 पे, मजीद बढ़ाएंगे नहीं रिदा, ये 272 पे LPG पे चलता है। एक माह पहले भी यही रेट थे। क्या जब कमी लेकिन होना, फिर भी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ते हैं। नहीं सुने ना जी, जब कीमतें कम हुई 272 से कम हुई थी ना, 20 रुपए कम हुए थे वक्तन फवक्तन, क्या वो रेट कम किए जाते? तो अब किस मुंह से वो बढ़ा रहे हैं? अब मुझे आप बताइए, रक्षा यूनियन के जितने एहतजाज हैं, साहिब साहब ने बड़ी लंबी स्टोरी सुना दी। इनके जो सरबराह हैं रक्षा यूनियन वाले, वो रिक्शा तो नहीं चलाते। आपको पता है वो क्या करते हैं? उन्होंने किराए पे रिक्शे दिए हुए हैं लोगों को, और उस यूनियन के वो सदर हैं, वो खुद लैंड क्रूजर पे घूमता है, ऐसा ही है। और उनको किराए पे रिक्शे चला के फिर वो जितने उसके किराए, ये सारा उसने प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ है, और वो इस तरह के जुलूस निकालता रहता है। इस तरह के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो किराए पर दिए होते हैं वो कुछ आम लोगों के बीच में होते हैं, मजदूर तबका भी होता है जो कि वो रिक्शा चला रहा था, साहिब साहब का फायदा उठा लूँ इनके साथ होने का, कि ये IG से कहें कि खुदारा ये जो चिंची वाले हैं और ये जो रिक्शे वाले हैं, इनकी तो जियो फेंसिंग करवाएं, इनका तो बायोडाटा होना चाहिए। इस शहर में अगर कोई रिक्शा चला रहा है उसका पुलिस के पास बायोडाटा होना चाहिए कि किस नंबर का रिक्शा चलाता है, ये किराए पे चलाता है या मालिक। देखिए, आप किराए पर रिक्शा चलाया, आपने डकैतियां मारी 2-4, किराए का रिक्शा वापस किया, आप आराम से गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं है कि शहर के अंदर कौन चिंची चला रहा है, कौन रिक्शा चला, ना ट्रैफिक वालों को पता है ना पुलिस। तो ये जो हमारे डॉक्टर उस्मान साहब हैं, ये बहुत एक्टिव हैं वेलफेयर के काम में, तो बहुत ही एक्टिव हैं। तो ये पब्लिक वेलफेयर का काम समझें इसको, और तमाम रिक्शा ड्राइवर, तमाम टैक्सी ड्राइवर्स, तमाम जो आपकी चिंची चलाने वाले हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो ना सिर्फ हो बल्कि ऑनलाइन हो। मुझे पता हो, मैं ऑनलाइन पे देख सकूं कि रिक्शा नंबर LED 8586 जो है, इसका ओनर कौन है और उसका ड्राइवर कौन है। वो तो जरूरी ये नहीं हो सकता कि आप बहुत सारी चीजें जिन पे फोकस करने की जरूरत है। रिक्शे वाले इनसे हम बहुत तंग आए हैं। मजे की बात बताऊं, बड़ी मजे की बात है तलख थोड़ी सी, जो मैंने कवर करते हुए देखी है। बड़े बड़ी अच्छी यूनियंस हैं, बड़े बड़े मजहबी लेवल पे चले जाएं, वहाँ पे तंजीमें बनी हुई हैं। ये गौरी साहब ने भी यहाँ पे तंजीम बनाई है, गाड़ियों वालों ने भी बनाई है। खुदा की कसम, ये किसी फलाह के लिए नहीं जाते, ये अपनी तस्वीरें बनवाने के लिए जाते हैं। और मैंने बड़े देखा, बड़े डिसेंट लोग जो किसी मजहबी तंजीम में है या किसी भी वो आते हैं, आके उनका दिल होता है कि बड़े अफसरान के साथ बैठे, फ़ोटो बनाएं, स्टेटस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे वायरल करें। मैं ये खुदारा जिस भी कम्युनिटी को कोई इस तरह नुमाइंदगी कर रहा है, वो इस बात को ज़रूर देखे कि क्या सिर्फ तस्वीरें बनवाने वाले लीडर भी हैं या काम करने वाले लीडर भी हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आला जो है वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, वो रोज़ रात को, सेकंड टाइम, दिन के टाइम वो कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे होते हैं। तो यही हमें वो समझाते थे कि लेग वर्क करेंगे तो आपके पास खबरें ज़्यादा आएंगी। तो जब आप लेग वर्क करते हैं तो आपके पास चीज़ें आती हैं, आपको लोगों के मसाइल का पता चलता है। ये तजवीज़ दे देंगे आप IG को जो मैंने आज दी है? नहीं, हर सूरत में ये प्लीज़ आप ये अगर तजवीज़ कल CM साहब ने विजिट किया ना थाने का विजिट नहीं, बात सुने, कल थाने का विजिट किया।
ये तजवीज़ हमने दी थी कि सर सिर्फ हॉस्पिटल्स को विजिट ना करें, थानों को भी करें। ये बहुत अच्छी बात है। आप क्राइम भी देखें, क्राइम कहाँ तक पहुँच गया है। क्योंकि आप पुलिस वालों से बात करें तो वो कहते हैं 3 बातें आपको कहेंगे, महंगाई बढ़ गई, आबादी बढ़ गई और फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। मतलब हर चीज़ जो रिपोर्ट हो रही है उसकी हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। हालांकि ऐसा नहीं है, इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक तो अभी भी 50 से 60% जो FIRs है वो दर्ज हो रही है, 40% नहीं हो रही है। तो मसला ये है कि मैंने और कुछ और रिपोर्टर से हमने CM साहब कहा कि आप इस बात को ज़रूर फोकस करें कि अगर आपको भी ये इस बात पे लेके आ गए हैं कि फ्री रजिस्ट्रेक्शन ऑफ FIR है, तो ये आप ग्राउंड में जाके देखें, फील्ड में आप जाते हैं, किसी भी थाने को विजिट कर लें, आपको लोगों के मसाइल का पता चल जाएगा। और पुलिस ने तो इतना उद्यम मचा रखा है कि आपकी सोच है, किसी का मसला हल नहीं होता पैसों के बगैर। ऐसा ही है। आप पैसे देते जाएं, आपकी तफ्तीश ठीक होती जाएगी, आपका मुकदमा दर्ज होता जाएगा। अब एक का निजाम जिस अब एक जो बड़ा सरबराह बैठा है उसको सारे मसाइल का नहीं पता, ये हल नहीं हो सकते। इतने मसाइल हैं, इतने चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सिर्फ क्या डॉक्टर उस्मान को निकाल दें, उनकी जुबान बहुत शीरी है, सभी बदतमीज हैं, बदतमीज में बदलिहाज हैं, गालियाँ निकालते हैं, इनके सामने हवा तीन क्या मर्द जाते हुए घबराते हैं। ऐसा ही है, इस तरह का थानों का माहौल होना चाहिए। आपके साथ कोई जुल्म हुआ, मैं फिर निगरान वज़ीर आला से, अब निगरान वज़ीर आला से नहीं, मैं डॉक्टर उस्मान से ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सर रक्षों वाला का जरा देखते हैं, इनका एक रिकॉर्ड बनवा के ऑनलाइन करवा दें कि ये रक्षा है, ये ड्राइवर है। ये आपको बहुत सारे जराइम पेशा अफराद, बहुत सारे मनशियात फरोश इन्हीं में से मिल जाने हैं, सारे नहीं हैं। जो लोग हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हमें पता हो कि मैं जिस रक्षे में ये मैं खतून सफ़र कर रही है वो ऑनलाइन देख ले कि ये इसका मालिक है कि नहीं, अगर ये चला रहा है तो इसका नाम क्या है, इसका शनाख्ती और क्या है। एक और चीज़ हम रिक्वेस्ट ये खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने एक कल्चर ख़त्म किया। एक IG की मिथ होती थी कि IG दफ्तर से निकलता था तो चुरिंद परिंद जो थे वो रुक जाते थे, किसी की जरूरत नहीं होती थी। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि CPO में IG बाहर निकले और कोई बंदा आपको बाहर नजर आए। मैंने भी इस तरह अब IG पंजाब को हर बंदा मिल सकता है। अब IG पंजाब आपको CPO के कमरों में, जहाँ पे अफसरान खुद दौड़ते आते थे एक बेल पे, IG के कमरे के बाहर खड़े होते थे। अब IG खुद उनके कमरे में जाता है। तो हमारी ये दरखास्त है कि जिस तरह IG अप्रोचेबल है, SHO भी अप्रोचेबल है। खत्म हो गया, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लेस्को की इजारादारी सोलर सिस्टम मीटर 40,000 तक पहुंच चुका है और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी सार्फिन पर डाल दिए गए हैं। हमें भाई एक सोलर सिस्टम वाला जो सिस्टम है ये अभी तो अपने उरूज पर पहुंचा नहीं, और उससे पहले ही इसलिए इस तरह की खबर, क्या किया जाए? बड़ी गलत पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट ने बनाई हो, मुझे तो ये सोलर वाली पॉलिसी समझ नहीं आती। एक तो आप इसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दें, बिल्कुल, क्योंकि जो फ्यूल हम बाहर से मंगवाते हैं फिर उस पर टैक्स लगाते हैं, रोज फ्यूल चार्जेस के नाम पर आप बिल बढ़ाते हैं आवाम को। आप इसको एक दफा ड्यूटी फ्री करके देखें, ड्यूटी फ्री करें या यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएं सोलर प्लांट्स की, जरूरत है यहाँ पे। उसके बाद आपको तो फैसिलिटेट करना था कि जो सोलर लगा रहा है घर में वो गवर्नमेंट का फायदा कर रहा है, उसको हम फ्री में मीटर देंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप एक कंपनी के साथ मुआहदा करेंगे, वो कंपनी आपको मीटर प्रोवाइड। ये सारा धोखा है, ये सारा कमाई का जरिया है। ये ड्यूअल मीटर आपको 2-3 हज़ार रुपए में मिलना चाहिए था, जैसे अब मीटर डिमोटिवेट किया जा रहा है ना आवाम को इस तरह से। अब वो कहता है यार मैं 2 लाख का ये सोलर सिस्टम लगाऊं, 40,000 रुपए मेरे ये मीटर का, उसके बाद मिलते हैं कि मीटर है ही नहीं है। ये जितने भी आपके लेस्को वाले हैं, ये जितने मीटर आते हैं ये अपनों को देते हैं, बाकी तो देते नहीं है। ये प्राइवेट कंपनीज के साथ जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म करके, मैं हमेशा कहता हूँ लेस्को को एक तो दें पंजाब गवर्नमेंट को, एक बात। दूसरा, खुदारा सोलर की जितनी चीजें हैं इसको ड्यूटी फ्री करें और 1 साल के लिए कर दें। आप सिर्फ 1 साल एनकरेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट डिस्करेज तो ना करें। ये जो आप सोलर पार्क्स बनाने जाते हैं ना, कि पार्क्स बना दिया हमने भालपुर के नजदीक बहुत बड़ा पार्क, इसका फायदा नहीं है। फायदा ये है कि आप इसको करें, लोग अपना पैसा इसमें लगाएं, सोलर लगाएं, आपका जो बाहर से फ्यूल मंगाते हैं वो कम हो, आप पर प्रेशर कम हो, बिजली से लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग में तो हो गया, ये थोड़ा डिवाइड हो जाए काम तो देखें रिदा, ये रोजाना की बुनियाद पे आपको कभी जिस तरह अमर भाई बता रहे हैं कि फलां टैक्स ऐड कर दिया गया, बुनियादी टैरिफ बढ़ा दिया गया,
फ़लाँ चीज़ ऐड कर दी गई जी, बिजली का जो आपका 1 यूनिट है वो 60 रुपये तक चला गया। खुदारा आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप अल्टरनेट जो सोर्स है उसको सस्ता करें, आप उसको भी महंगा करें। जो लोग लगा रहे थे आप उनकी हौसला जोई करने की बजाय आप उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी ज्यादती है। मैंने देखा है कि मेरे मोहल्ले में 3-4 लोगों ने लगवाए हैं। एक घर ने लगवाया था 4 लाख का, वही वाला सोलर दूसरे घर में 8 लाख का। अब 12 लाख इजाफा हो चुका है। इस साल लोगों की सकत नहीं रही है कि सोलर सिस्टम नस्ब करवाए जा सके। खैर, अभी चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आमिर रजा अली साही हमारे साथ थे और हेडलाइंस के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो फरीहा बतूल हमारे साथ हैं और आज क्या रेट्स हैं वो बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की अशिया की जो कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, ऐसे ही जो है सब्जियों की कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। सरकार की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेट लिस्ट भी जारी की जाती है, लेकिन ओपन मार्केट में रेट लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया। मेरे पास यहाँ पर कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना नामुमकिन सा है। प्याज की सरकारी कीमत जो है वो 45 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 110, ओपन मार्केट में 170 में फ़रोख्त। लहसुन की सरकारी कीमत 365, लेकिन ओपन मार्केट में 450 में फ़रोख्त। इसी तरह अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 895 सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 1000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी अगर हम सब्जियों की बात करें तो उनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेथी की सरकारी कीमत 250 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 130 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त। गोभी 150, लेकिन ओपन मार्केट में 200 में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च जो है वो उसकी सरकारी कीमत 170 रुपये है और ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त की जा रही है। शलजम की सरकारी कीमत 120 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 170 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी जो सरकारी नरखों में रेट दर्ज हैं वो भी एक आम आदमी की पहुँच से खासे दूर है। मटन, बीफ, चिकन तो पहले गरीब आदमी नहीं खा पा रहा था और अब ओपन मार्केट में दुकानदार की जानिब से महंगी सब्ज़ियाँ फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बायस जो है गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा करना नामुमकिन सा हो गया। जी ठीक है फरीहा बतूल, बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और गेस्ट के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो हमारा एक टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है खूबसूरत नज़र आना, ख्वाह वो मर्द हो ख़वातीन हो, तो सबको चाहिए, यही चाहिए होता है कि हम जाज़िबे नज़र आए, और इसके लिए हम काफ़ी जतन भी करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है, मानसून है, और ये ड्राइनेस और अजीब स्किन पे इचीनेस और पिंपल्स, ब्रेकआउट ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी सारे मसाइल हैं और ये बढ़ जाते हैं ख़ासकर इस मौसम में। और किस तरह से इन मसाइल से बचा जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इस सब में बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सानिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल क्योंकि आपको पता है मौसम ऐसा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, स्पेसिफिकली ऑयली स्किन और एकदम से ये सन एक्सपोजर और फिर बारिश का हो जाना। तो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखती हैं आजकल पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा? बिल्कुल, आजकल चूँकि वेदर गर्म भी है और मानसून का भी सीज़न है, क्योंकि बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी लेवल्स डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से कई रीजंस ये मिल रहे होते हैं लोगों को स्किन, हेयर और नेल्स के इश्यूज़ के लिए। अब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो लोगों के बालों में सबसे कॉमन जो इशू देखने में आ रहा है वो हेयर फॉल का इशू है, और बहुत पेशेंट्स इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे इस सीज़न में बाल बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, कि गुच्छों के गुच्छे बाल गिर रहे हैं। सो हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि इस सीज़न में थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करें और थोड़ा सा अपने बालों की केयर को रखें, अपना बालों का मॉइस्चर लेवल प्रॉपर रखें। इसके लिए ऑयलिंग करना ज़रूरत है आजकल। ऑयलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में एक मॉइस्चर, एक पानी, एक नमी सी है, तो आपके बालों पे जब वो नमी लगती है तो बाल डैम्प रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिज आ जाता है बालों में, जिससे बाल फटे फटे से लगते हैं, स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि अपना घर का ह्यूमिडिटी लेवल प्रॉपर रखें। इसके लिए मशीन्स मिलती हैं, या आप अपनी विंडोज़ को खुला रखें,
ताकि धूप का गुजर बसर हो, एयर का गुजर बसर हो, तो ये आपका ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रखता है। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी का वाटर इनटेक पूरा रखें। और तीसरी चीज़, अगर आप बालों के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी अच्छा सल्फेट फ्री और सोडियम क्लोराइड फ्री, ये 2 चीज़ें लाजमी देख लिया करें। आप अपने बालों के लिए शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क रूटीन में रखें। इसके साथ साथ कई मेडिकेटेड स्प्रेज भी मिलते हैं जो आपने 1-2 पफ जब बालों में करने तो आपका फ्रिज कंट्रोल कर देता है, लॉक कर देता है इसके अंदर मॉइस्चर को, और आपके बालों को एक सन ब्लॉक से प्रोटेक्शन दे देता है, जिससे आपका बाल डैमेज नहीं होता। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्किन की कि स्किन में क्या इश्यूज आते हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से या गर्मी के बढ़ने से लोगों में ऑयली स्किन का इशू कॉमन हो जाता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन में बनना शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो जब ऑयल की वजह से पोर्स की क्लॉगिंग होती है तो ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, एक्ने के कई तरह की जो अलामतें होती हैं, पेप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल्स जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, वो तमाम चीज़ें एक्ने की किस्म में आना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा लोग जब इसको निकालने की कोशिश करते हैं और इसको पॉप करने की कोशिश करते हैं एक्ने पिंपल्स को, तो उसके ऊपर निशान वाइट हेड्स और मतलब खवातीन का ये होता है कि फ्री टाइम में बिल्कुल बैठ जाती हैं शीशा लेकर और अपने पिंपल्स उनको पॉप करने लग जाती हैं, वाइट हेड्स निकाल रही हैं, ब्लैक हेड्स निकाल रही हैं, तो वो एक दाग छोड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। सो हमेशा पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपने रूटीन में नहीं करनी कि आप उसको निकालने की कोशिश करें या स्ट्रिप्स को यूज़ करने की कोशिश करें ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये पोर्स को ओपन कर देता है, डायलेट कर देता है और आपकी अगेन ब्लॉकिंग होती है, क्लॉगिंग होती है, फिर टाइमली वो आपके लिए एक सोल्यूशन होता है कि आप यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, उसी वक्त तो निकल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके। सो इसके लिए बेहतरीन सा हल ये है कि अगर आपको स्किन की केयर करनी है तो अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करें। अगर आप सिंपल पानी से भी और सोप से भी वॉश करते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग सोप इस्तेमाल कर लें, उससे आप अपनी स्किन को क्लेंस करें, वॉश करें। और अगर आप नहीं करना चाहते और कोई और चीज़ चाहते हैं तो दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप कॉटन पे थोड़ा सा अच्छा, मैंने सुना है कि बालाई और दूध ये ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, मतलब दीज आर डिफरेंट, कि जिनकी ऑयली है दे शुड यूज आई थिंक मिल्क। दूध इटसेल्फ आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हैं फॉर अ क्लेंजिंग पर्पस। जी बिल्कुल, आप कोई भी स्किन टाइप है, क्योंकि बालाई में ऑयल होता है, ऑयल हम फेस के ऊपर लगाने से मना करते हैं। लेकिन अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन है और आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप थोड़ी सी बालाई का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मिल्क में चूँकि तासीर इसकी कहते हैं कि ठंडी होती है, अल्कलाइन इसकी नेचर होती है, तो आप थोड़ा सा कॉटन पे लेके अपनी स्किन के ऊपर जब इसको मसाज करते हैं तो स्किन क्लेंस भी हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है, हाइड्रेट भी हो जाती है। कॉटन लेके आपने मुंह पे अप्लाई कर देना और 15-20 मिनट के लिए रखना है या ज़्यादा देर ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं? आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज आप 5-10 मिनट उसको लगा रहने दें, कॉटन से सर्कुलर मोशन में मसाज करें, आपका स्किन क्लियर होता है, वॉश करें और कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें। नहीं लगाना चाहते तो आप दूध की एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल खवातीन में ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है कि they apply layers and layers of products all the time. They don't know कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको पहले यूज़ करना है। Let's say कि टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। How, first of all, I'll come to this कि सनस्क्रीन, how important is that? इस वेदर में स्पेसिफिकली? बिल्कुल, सनस्क्रीन हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। आपकी स्किन टाइप अगर ऑयली है तो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक यूज़ करें। और कुछ सन ब्लॉक्स आते हैं जो ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, जो कॉम्बिनेशन स्किन होती हैं। तो हमेशा अगर आपको अपनी स्किन के बारे में नहीं पता तो अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से अपनी स्किन का एक मतलब चेकअप करा के अपनी स्किन की टाइप को जान के उसके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक यूज़ करें। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर आप घर में हैं या बाहर हैं, आपको सन ब्लॉक की एप्लीकेशन को मस्ट रखना है। रीज़न ये है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपका सनलाइट से एक्सपोजर हो रहा है, पोल्यूशन से एक्सपोजर हो रहा है, तो ये आपको बाहर उससे बचाता है। और जब आप घर में हैं तो ख़वातीन चूल्हे के सामने जा रही हैं या लाइट्स का इस्तेमाल है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, तो ये तमाम चीज़ें ब्लू रेज इमिट कर रही होती हैं। लगा कर रखना है। बिल्कुल, अगर आप ये प्रैक्टिस अपनी रूटीन में रखते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर कई किस्म के इशूज़, जिनमें सबसे कॉमन पिगमेंटेशन का इशू है, मेलाज़मा का इशू है, फ्रेकल्स का इशू है, इस तरह के इशूज़ फिर नहीं आते हैं रिलेटिवली। अच्छा, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट द बेस्ट कि SPF 30, 50, 70+ जो लिखा होता है, तो व्हाट इज़ दैट? वो SPF+ क्या है और कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? क्या उसका असर जो है वो इतने घंटे तक रहता है? बिल्कुल, जो SPF इसको कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब जितने उसके ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं, अगर लेट्स सपोज किसी पे 50 लिखा हुआ है तो वो 50 मिनट्स के लिए आपको, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में या लाइट में खड़े होते हैं तो आपको 50 मिनट्स के लिए वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। सो बेसिकली ये जो डिजिट्स हैं ये उतनी मिनट्स के लिए आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे देते हैं। नॉर्मली हम ऑयली स्किन के लिए 40 SPF से ऊपर
नहीं जाते हैं, लेकिन अदर स्किन टाइप्स के लिए जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो 50 एंड अबव ही रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं कि वो 70 प्लस ले ले, बिल्कुल, ताकि ज़्यादा देर तक असर रहेगा, एक ही दफ़ा लगा के मैं मेकअप अप्लाई कर लूँगी। बिल्कुल ऐसा है और ये अच्छी प्रैक्टिस है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन ये है कि जब आपको अगर सन ब्लॉक नहीं समझ आ रहा है कि क्या लेना है, तो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एरिया टू एरिया डिफर करता है, हर मुल्क के अकॉर्डिंगली उसका SPF डिसाइड किया जाता है। सो हमारे एरिया में, हमारे पाकिस्तान के रीजन में 50 SPF एंड अबव फॉर ऑल स्किन टाइप इज़ गुड, और जो ऑयली स्किन के सन ब्लॉक्स होते हैं वो 40 SPF एंड अबव यूज़ किए जाते हैं। सही। और मतलब अगर आप लगाते हैं एक लेयर आपने लगा ली और उसके बाद आप बाहर निकल गए हैं, तो उसको रीअप्लाई करना हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट सारा दिन में? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं। आइडियल रिकमेंडेशन में यही है कि आप 4 से 6 घंटे बाद या 6 से 8 घंटे के बाद इसकी सेकंड एप्लीकेशन ज़रूर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो मेजर चंक, जो लाइट का मेजर चंक जिस टाइम में है, उसमें अपनी स्किन की केयर में सन ब्लॉक का, सन प्रोटेक्शन से, सन ब्लॉक से प्रोटेक्ट लाजमी। ठीक है, कमिंग बैक टू माय अदर क्वेश्चन कि आजकल हम सोचते हैं कि हमारी अगर ऑयली स्किन है, ऑलरेडी तो पिंपल्स हो रहे हैं, तो एक स्टिग्मा है मॉइस्चराइज़र से रिलेटेड ना, कि हम कहते हैं कि उसको मज़ीद मॉइस्चराइज़ क्या करना है, मज़ीद ऑयली हो जाएगी स्किन। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये क्या सिर्फ ड्राई स्किन के लिए, या आजकल के मौसम में भी इसको अप्लाई करना कितना ज़रूरी है, स्किन को मॉइस्चराइज रखना? बिल्कुल, और एक ये इसके साथ साथ लोग अपनी ऑयली स्किन को रिपीटेडली वॉश भी करते हैं कि इसके करने से उनको लगता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है और गलत प्रैक्टिस है। सो हमेशा जब भी आप अपनी स्किन को ओवर ड्राई करते हैं या वेल मॉइस्चराइज नहीं रखते, तो स्किन रिएक्शन में ऑयल ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, क्लॉगिंग बढ़ जाती है। सो आपने देखा होगा कई लोगों के ऑयल की वजह से ओपन पोर्स का इशू बहुत कॉमन देखने में आता है, या इवन ड्राई स्किन के लोगों में भी, क्योंकि वो अपनी स्किन को ओवर ड्राई कर रहे होते हैं। तो चाहे वेदर कोई भी है, आपकी अगर स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आपके लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र दी बेस्ट रहता है। और जब भी आप चेहरा धोएं, वज़ू कर रहे हैं, आप शॉवर ले रहे हैं, आप 1-2 ड्रॉप्स मॉइस्चराइज़र के लेके सारे चेहरे पे लगा लें। और अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते हैं, आपको बाज़ लोगों को क्योंकि मॉइस्चराइज़र्स क्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल अगर किसी में है तो उनको नहीं पता, तो उसके लिए वो कोई सीरम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड सीरम मार्केट्स में मेडिकेटेड बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, आप अपनी रूटीन में रख सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सेफ चीज़ें, इसका कोई नुकसान नहीं है। और नायासिनामाइड भी इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, प्रॉब्ली ये जो पिगमेंटेशन होती है हमारे। बिल्कुल। अब नियासिनामाइड के बारे में इतना बहुत बेनिफिट्स नहीं है, वो एक कह लें मार्केटिंग गिमिक है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। उससे इसलिए नियासिनामाइड हमारी टॉप रिकमेंडेशंस में नहीं होता। इस तरह से नियासिनामाइड आपको रिजल्ट ज़रूर देता है, लेकिन एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो नियासिनामाइड के लिए बेसिकली वो चीज़ यूज़ की जाती है। अदरवाइज जो एज इट इज़ हाइलुरोनिक एसिड हो गया, रेटिनॉइक एसिड हो गया, रेटिनॉल सीरम्स जो हैं, विटामिन C सीरम्स हैं। अच्छा, आई विल टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल सीरम्स, क्योंकि आजकल जो हाइप क्रिएट हुई है ना, वो रेटिनॉल्स पे हुई है कि लेकिन उसकी एप्लीकेशन आप एक दफ़ा हमें बता दें कि कौन सी स्किन टाइप्स पे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए कि ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा, रेटिनॉल बेसिकली एंटी एजिंग भी है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, एक्नी कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन और कोई भी स्कारिंग है थोड़ा बहुत उसको इम्प्रूव करता है। People who have used it call it magic for their skin. बिल्कुल ऐसा है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड करते हुए कहती हूँ कि अगर आप ये आज से शुरू कर देंगे तो 10 साल बाद मुझे थैंक यू करेंगे कि हमें सही टाइम पे रेटिनॉल स्टार्ट करा दिया। रेटिनॉल की एप्लीकेशन का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपने जब भी शुरू करना है, आपने सिर्फ 2 रातों के लिए लगाना है, डे टाइम पे ये यूज़ नहीं करना, सिर्फ नाइट टाइम पे आपने फेस वॉश करके 1-2 ड्रॉप्स लेके सारे चेहरे पे लगाने हैं। लेकिन ये आप जब दिन में लगाएंगे तो ये आपकी स्किन के ऊपर फोटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। दूसरी चीज़, जब भी आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे पर्जिंग करता है, आपकी एक्नी के ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उससे हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि परेशान नहीं होना, 3 to 4 वीक्स ज़रूर लेगा, लेकिन उसके बाद ये सेटल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको एडवांस लेके अब जाने लगी हूँ, क्योंकि रेटिनॉल से भी बेहतर चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें एक मेट्रेक्सेल कंपाउंड है जो कि रेटिनॉल का ही सुपीरियर फॉर्म है। बेनिफिट इसका ये है कि ये दोनों चीज़ें, रेटिनॉल भी और मेट्रेक्सेल भी, ये दोनों सीरम्स एंटी एजिंग होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेम रिजल्ट्स हैं इनके। लेकिन मेट्रेक्सेल
क्यों सुपीरियर है? क्योंकि वो आप डे टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई फोटोटॉक्सिसिटी या पर्जिंग का साइड इफेक्ट नहीं आता। सो अगर आप ब्रेकआउट्स भी नहीं होते। सो जो लोग रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं और उनको ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं तो वो मेट्रेक्सिल के सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक कंपाउंड है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी इसके डाटा मिलेगा कि ये एक अच्छा एंटी एजिंग कंपाउंड है। अब वी ओवरडू एवरीथिंग ना, अगर रात को भी हम अप्लाई करने का कह दिया जाता है कि 2 ड्रॉप्स करने हैं रेड से, बिल्कुल, तो हमारी कोशिश होती है कि आज हम ज़्यादा लगा लेंगे क्रीम मुंह के ऊपर, तो शायद एक ही दिन में असर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो कितना टाइम पीरियड है जब आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू होते हैं? बिल्कुल, ऐसे मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप मल्टीविटामिन की 30 टैबलेट्स की बॉक्स ले रहे हैं तो आप 30 गोलियां अगर एक दिन में खाएंगे तो सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं बन जाएंगे, आपने डेली एक ही टैबलेट खानी है। सेम गोज फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ये है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। सो हमेशा 2 से 3 ड्रॉप्स यूज़ करें और अपनी स्किन के ऊपर अच्छी सी इसकी एप्लीकेशन करें और ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड बढ़ गया है कि आपको जो क्रीम हम ऑनलाइन देखते हैं वी ऑर्डर दैट, जो हमें चीज़ नज़र आती है, ख्वाह वो टोनर है, मॉइस्चराइजर्स हैं, और फिर बेहंगम सी एप्लीकेशन जो हम कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता सीरम पहले लगाना है, मॉइस्चराइजर पहले यूज़ करना है, उसके बाद टोनर कब लगाना है, फिर मेकअप से पहले कौन कौन सी चीज़ हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो वो एक क्या हमें वो बता दें क्या चीज़ सबसे पहले अप्लाई करनी है और क्या चीज़ एंड पे आनी चाहिए? अच्छा, अगर इस पे हम डिटेल में जाएं तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं एक रफ सा बता देती हूँ आइडिया यहाँ पे। सबसे बेहतर तो हल ये होता है कि अगर आप ब्यूटी ग्रेड प्रोडक्ट बहुत तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप कम चीज़ें रखें रूटीन में, 3 से 4 चीज़ें रखें ताकि आपको एप्लीकेशन में भी सुस्ती ना हो और आप रूटीन में उसको इस्तेमाल करते रहें। और जब आप मेडिकेटेड चीज़ इस्तेमाल करें तो आपके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। सो जब भी आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद अगर आप कोई सीरम की एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो सीरम अप्लाई करें और उसके बाद सुबह में आप सन ब्लॉक लगाएं। सही। इस मौसम में अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो उसमें सीरम के बाद मॉइस्चराइजर एंड देन सन ब्लॉक हम जाते हैं। और अगर हम नाइट रूटीन की बात करें तो जब भी रात को तो लाजमी फेस वॉश करके सोएं, सुबह आप बेशक करें या ना करें, लेकिन रात को फेस वॉश करके सीरम की एप्लीकेशन और कोई भी अच्छा नाइट क्रीम फार्मूला आप जो मेडिकेटेड होते हैं वो साथ रूटीन में रखें ताकि आपकी स्किन पे एंटी एजिंग और ओवरऑल स्किन टेक्सचर इंप्रूवमेंट, रिजुविनेशन के इफेक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या क्या अवेलेबल है? अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है तो उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? लेज़र की अगर मैं बात करूं तो आपके सर से लेके पैर तक हर चीज़ के इशू के लिए अब लेज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अगर स्किन की बात करें तो उसमें लातादाद लेज़र हैं जिसमें लेज़र हेयर रिमूवल्स हैं, एक्नी स्कार्स के लिए लेज़र्स बहुत अच्छे हैं, एंटी एजिंग जो लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जाना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाइड्रा फेशियल का मैं क्योंकि टाइम कम है मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वन आफ्टर द अदर। हाइड्रा फेशियल जो है वो आजकल अगेन इट्स ट्रेंडिंग, लेकिन उसके बाद एहतियात क्या ज़रूरी है और क्या वंस इन अ मंथ वी शुड गेट इट, इसके क्या डिटेल्स हैं? अच्छा, हाइड्रा फेशियल आज ही नहीं, ये शुरू से ही ट्रेंडिंग है बिकॉज आपकी स्किन की क्लेंजिंग ही मेंटेन रखता है, उसकी हाइड्रेशन सुपरफिशियल और डीप लेवल्स के ऊपर उसको इम्प्रूव रखता है, क्लियर रखता है, पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता है, ग्लो देता है स्किन पे। कभी भी हाइड्रा फेशियल आपको वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देगा, कोई स्किन लाइटनिंग इफेक्ट इस तरह से नहीं आता है, लेकिन आपका एक नेचुरल ग्लो, आपका नेचुरल स्किन इन्हांसमेंट और नेचुरल रिजुविनेशन आती है। हाइड्रा फेशियल मेडिकली रिकमेंडेड प्रोसीजर है, इसलिए हमेशा डॉक्टर से कराएं या डॉक्टर के क्लिनिक से कराएं, कभी भी किसी टेक्नीशियन से, ब्यूटिशियन से ये चीज़ें नहीं कराई जाती क्योंकि इसके अंदर आजकल तो हर गली मोहल्ले में जो है वो सैलून्स बन गए हैं जो कि हाइड्रा फेशियल ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है और सस्ते कर रहे हैं, तो क्योंकि वो थोड़ा उसकी प्राइस कम होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ से जाके एक हाइड्रा फेशियल ले आएं और रिजल्ट नजर आता है फॉर अ डे और 2। उसके बाद ये होता है कि हमारे पोर्स क्योंकि खुले होते हैं, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस इशू कि मेरे एकदम से जो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स उसके बाद बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आपने हाइड्रा फेशियल कहाँ से कराया, क्योंकि इसके अंदर केमिकल पीलिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो माइल्ड फॉर्म में होते हैं। अगर वो चीज़ एक ब्यूटिशियन को दे दी जाएगी तो उसको कभी भी नहीं ये पता चलता कि सैलिसिलिक एसिड किस स्किन पे यूज़ करना है, एस्कॉर्बिक एसिड किस स्किन पे यूज़ करना है। तो ये हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ही जो है वो आपका सोल्यूशन है। छोटा था लेकिन थोड़ा ब्रीफ था, लेकिन एक था काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा यकीनन। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया जावेद, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, जो कि एक बहुत मारूफ पोइट एंड राइटर हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आमिना यकीन साहिबा हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन इतना ये वसी टॉपिक है कि इंसान आज पोइट्री से किताबीनी से दूर हो गया है। और आजकल के ज़माने में आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, आपने इस चीज़ को स्टडी किया है कि पोइट्री आखिर है क्या और माशरे में इसका क्या किरदार होता है। तो क्या वजह है कि आज की जो जनरेशन है इन चीज़ों से दूर होती जा रही है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल की जनरेशन क्यों दूर हो गई है। लेकिन इस सवाल का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे तो ये चलती है। पोइट्री डिफरेंट फॉर्म्स में चलती है। आप अगर रैप का एक एग्जांपल ले लें तो दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ पोइट्री। म्यूजिक, आई मीन पोइट्री इज देयर बट इट हैज चेंज्ड इट्स फॉर्म मेरे ख्याल से। लेकिन जो शाइस्तगी थी एक पोइट्री से मुंसलिक, वो ख़त्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। आपका सवाल जो है वो लैंग्वेज के बारे में है, बिकॉज डेफिनेटली एक चेंज जो है वो लैंग्वेज में आ रहा है। एक हमें बहुत सी, मेरी जो किताब है वो उर्दू शायरी पे है। मैंने एक जो टाइम था 20वीं सदी का, 20th सेंचुरी का, हम 21वीं सदी में हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं लगता, लेकिन मैं चाहती थी कि जो औरतों की शायरी ख़ास तौर से 20th सेंचुरी में जो उन्होंने काम किया, उसके बारे में एक किस्म की हिस्ट्री और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उस पे मैं लिखूं। और उसमें शायरी पे कम लिखा गया था। शायरी पे आई मीन फातिमा हसन है, उन्होंने बहुत काम किया है ज़ेख़े शीन पे और जो औरतों की शायरी है। लेकिन क्योंकि शायरी जो है वो कनेक्टेड है परफॉर्मेंस से, मुशायरे से, गज़ल से, तो उसमें फिर बहुत सी औरतों के लिए हमारे माशरे में कॉम्प्लिकेशंस भी रही हैं। अब तो नहीं है, पहले ज़्यादा थी। तो उसमें अगर मैं अपनी किताब में देखूं तो 19वीं सदी से अगर आप देखें जो ज़नाना है, ट्रेडिशनल ज़नाना, जिसमें आपकी सेग्रीगेशन है, ख़वातीन जो हैं वो लिखती नहीं हैं। वो अगर लिखती भी हैं तो वो घर में लिखती हैं, अंदर लिखती हैं, ज़नाना में लिखती हैं। और उनकी अक्सर जो एजुकेशन है वो भी घर में होती है, वो बाहर स्कूल नहीं जाती। भी था एक ज़माने में, अब आई डोंट नो अबाउट टुडे, कि जो औरतें शायरी लिखती थी उनको रोका जाता था इस चीज़ से। जी एक बिल्कुल, स्टिग्मा अटैच था इस शायरी लिखने से, पढ़ने से और नावल पढ़ने से। तो क्या वजह थी? जी आई थिंक वो एजुकेशन ज़रा एक टेंशन थी 19वीं सदी में, जब हो रहा था सारा चेंज आ रहा था सोसाइटी में, कॉलोनियलिज्म भी थी। तो क्या वही वजह है कि आज की जो औरत है वो भी स्टिल डिस्करेज्ड है? I think there's definitely a stigma for women to speak their minds. ये तो सबसे बड़ा मसला है औरत के लिए कि वो जो चाहती है, वो जो जिस तरह से बोलना चाहती है, हमारे माशरे में इजाज़त नहीं है इस बात की। आपको तहज़ीब से रहना है, आपको शराफत के असूल जो हैं वो पूरे करने हैं। अगर आप उनमें से बाहर जाएंगे तो आप या तो वेस्टर्न करार दिए जाएंगे या आप फास्ट वुमन, व्हाटएवर, जिस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो जिन शायरात पे मैंने काम किया था उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। उन किश्वर नाहीन हैं, फहमीदा रियाज हैं, एक जनरेशन थी, बहुत बड़े नाम है, उन्होंने बहुत काम किया। जैसे किश्वर ने उनकी बहुत फेमस एक नज़म है, हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं। तो आप सोचें कि क्यों, why would a woman poet write a poem like that? उन्होंने क्यों लिखी कि हम गुनाहगार औरतें हैं, औरतों का गुनाहगार होने से क्या ताल्लुक है? तो ये एक सवाल जो है मेरी किताब में मैं इसको आंसर करने की कोशिश करती हूँ कि क्या ये बात थी, किस वजह से। बहुत सी चीज़ें हुई हमारे मुल्क में, होती रहती हैं, तो औरतें जो हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें भी हैं, लाइक कि मेरा अपना सेल्फ़ क्या है। फहमीदा रियाज की शायरी है, उन्होंने इस तरह से कि मैं अंदर से किस तरह से हूँ और मैं बाहर से कैसे दिखती हूँ, कि मुझे हर वक्त मैं अपना अंदर देखना चाहूँ तो मैं देख नहीं सकती,
क्योंकि मुझे वो फ्रीडम नहीं है, मुझे वो इजाज़त नहीं लगता है। ये जो चीज़ें थी जिनकी अक्कासी उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए की, सदियाँ तो गुजर गई हैं इस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ बदल पाई है। आज की औरत इज़ डिफरेंट दैन दैट। I think definitely there is a change, you know, आप मुझे बैठे हुए इंटरव्यू कर रही हैं, that is may not have happened before or other things would not have happened. So change है, लेकिन क्लास और तबके से बहुत इसका ताल्लुक है। अगर आपकी जितनी इकोनॉमिक पावर आपके पास कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी मिडिल क्लास में किस जगह पोजीशन है, आप उसके मुताबिक आपकी मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास में भी बहुत सी चीज़ें हैं, यू नो, शादी है, जहेज़ है, जो लोगों को एक प्रेशर में रखता है, औरतों को ख़ास तौर से प्रेशर पे रखता है। तो प्रेशर जो है, मेरी किताब में एक बात मैंने ये भी उठाई है कि जो औरत और मर्द का रिलेशन है ना, वो कनेक्टेड है। तो जिस तरह से जेंडर को-डिपेंडेंट है। So yes, we have seen a change. Things are improving. Women are getting empowered. लेकिन the change is slow, but it is there in a way. It is there, and I think we also have to accept that sometimes women themselves can also be contributing to patriarchy. ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ आमना यकीन साहिबा थी और उनसे एक अच्छी गुफ्तगू हुई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।